जय हिंद साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले का वीडियो जो मेरा आया था वो था हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाए थे, और आज हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें अति लघु उत्तर प्रश्न और लघु उत्तर प्रश्न और दीर्घ उत्तर प्रश्न तीनों मिला करके लाए हैं, जो एनसीईआरटी बुक से खास करके लिया गया है। जो एनसीईआरटी बुक से एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है। यहाँ पे उत्तर है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी क्षणों में अहम योगदान होती है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी क्षणों में अहम योगदान होती है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। मेजनी कौन था। मेजनी के बारे में हम लोग जानेंगे कि मेजनी कौन था। उत्तर है कि मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक था। इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था, जिसका समर्थक तमाम जनता ने मिलकर किया था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की गई। यहाँ पे आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा कि यंग इटली की स्थापना किसने की, तो आपको जवाब देना है कि मेजनी ने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने की थी। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया। और यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, यंग इटली की स्थापना कब की गई थी, तो आपको जवाब देना होगा 1831 ईस्वी में। यंग यूरोप की स्थापना कब की गई थी, तो 1824 ईस्वी में। यहाँ से जो है 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये 2 ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आने वाला है, और ये 2024 में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख काल क्या है। उत्तर है कि 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को ही मेटरनिख काल कहा जाता है। यानी कि 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच के समय को ही मेटरनिख काल कहा जाता है। और मेटरनिख जो था, ये एक ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। घोर प्रतिक्रियावादी क्या थे, राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा लघु उत्तरी प्रश्न। अब हमारे यहाँ से शुरू होने वाला है लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न पहला क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को लिखें। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई। ये जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। इसको आपको ध्यान से याद कर लेना होगा। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को लिखें। तो यहाँ पे हमने कुछ कारण लिखे हैं, 4 कारण लिखे हैं। पहला कारण कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण है। पहला कारण कि साम्राज्यवाद का प्रसार। दूसरा नंबर में है मध्यम वर्ग के ऊपर शासन। जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनके ऊपर शासन कर रहे थे। तीसरा जो कारण था वो राजनीतिक दलों के संगठनों में अभाव हो गया था। राजनीतिक दलों के जो संगठन थे उनके दलों में क्या थे, अभाव हो गए थे। चौथा लुई फिलिप की असफलता को क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना गया है, क्योंकि उसने जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो तमाम जनता को खुश करने के लिए गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। जो इसने यह जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सत्ता आएगी, अगर हमारी सरकार बनेगी,
तो तमाम जनता को खुश करने के लिए गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था, जो कि लुई फिलिप जो कि ये एक क्या था, कठोर प्रकृति का व्यक्ति था। क्या था? कठोर प्रकृति का व्यक्ति था। कठोर प्रकृति का व्यक्ति था। इसके काल में भूखमरी और बढ़ गई थी। भूखमरी क्या थी? और बढ़ गई थी। इसके कारण इसका विरोध सुधारवादी नेता थेथर्स ने किया, लेकिन पुलिस द्वारा गोली चलवा दी गई, जिससे बहुत सारे नेता और लोग मारे गए और इसके बाद ही क्रांति शुरू हो गया, लेकिन बाद में लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका थी? इटली और जर्मनी की एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? सही उत्तर जो हो जाएगा उसका, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख को कहा जाता है, जिसका कहना था कि किसी भी देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। इनका कहने का मतलब यह है कि किसी देश में शासन तो करो, किसी देश में जो है राजनीति करो, लेकिन जनता का भलाई ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरीबाल्टी के कार्यों को लिखे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गैरीबाल्टी के कार्यों को लिखें। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि 1860 ईस्वी तक इटली एक संगठित क्षेत्र बन चुका था, लेकिन इटली के कुछ क्षेत्र जैसे सिसिली, नेपल्स के क्षेत्र पर जोश खरोश के साथ अधिकार करने का प्रयास करता है, और ये पेशे से नाविक था। जब एक सैनिक ने इसके लिए तलवार शब्द का प्रयोग किया गया है। ये मेजनी का समर्थक था और मेजनी के सपने को पूरा करना चाहता था। इन्होंने अपनी सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा गैरीबाल्टी। इसने जो 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया था और इसका विरोध काउंट काबूर ने किया और अंततः अपना जीता हुआ सारा क्षेत्र विक्टर को सौंप दिया, जो इटली का शासक था और खुद एक साधारण किसान के रूप में जीवन बिताने लगा। इससे साबित होता है कि गैरीबाल्टी जो था ये एक बहुत अच्छा आदमी था। उसने क्या किया कि साधारण किसान के रूप में जीवन बिताने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? एक आदमी का नाम था विलियम प्रथम के बगैर जो था जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, वो कैसे था? इसी का हमको साबित करना है। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि जाहिल सा तथ्य है कि जर्मनी के एकीकरण का मूल मंत्र साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। इसके लिए सुलझा गया मार्ग विशाल सेना का संगठन था तथा रक्त एवं लूह की नीति। विलियम प्रथम ये जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से पराजित करना होगा। इस काम को बिस्मार्क ही कर सकता है। अतः वर्सा में सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक योजना का निर्माण किया, परंतु सैनिक खर्च को लेकर संसद में विवाद उठ गया
और इस समस्या को हल करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया और भरपूर सहयोग किया और इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण के सपने को पूरा किया। हमारा जो था लघु उत्तरीय प्रश्न वो खत्म हो गया। अब हमारा शुरू हो जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या क्या योगदान रहा। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें बिस्मार्क का जो था वो क्या क्या योगदान रहा है। उत्तर है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क रही है। इस क्वेश्चन का आंसर एकदम शॉर्टकट है, एकदम आसान भाषा में लिखा गया है, कोई भी याद कर लेगा। यहाँ पे क्या है, जर्मनी के एकीकरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क रही है। उसने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्र का एकीकरण करने का प्रयास किया। एक पार्टी था सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जो था उसने क्या किया कि जर्मनी के क्षेत्र को एकीकरण करने का प्रयास किया और जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने रक्त एवं लौह की नीति का अनुसरण किया। यहाँ रक्त एवं लौह की नीति का अनुसरण किया और जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया से सांध कर डेनमार्क पर अंकुश लगाया। यहाँ पे टाइपिंग की थोड़ा गलती हो गया, अंकुश लगाया। डेनमार्क की पराजित होने के बाद फ्रांस की सहायता से 1866 में सेडवा के युद्ध में फ्रांस को भी पराजित कर फ्रैंकफर्ट की संधि का कार्य पूरा किया। यही था इनका योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। यानी कि हम जानेंगे कि यूनानी स्वतंत्रता का आंदोलन करें, यानी कि यूनान जिस वक्त आज़ाद हुआ था, आंदोलन हुआ था, उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि कैसे जो है यूनान एक स्वतंत्र आंदोलन का वर्णन करके जो यूनान एक स्वतंत्र देश बना। उत्तर है कि प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरव रहा। जो यूनान का बीता हुआ समय था वो प्राचीन से ही था, पुराने ज़माने से जो था वो गौरवपूर्ण रहा है। इसे यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता कहा जाता है। यहाँ पर एग्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन कौन करता था, तो यूनान करता था। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल गया क्योंकि ये ज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति तथा दर्शन आदि का केंद्र बिंदु था। ये जो था ज्ञान में भी आगे था, कला में भी आगे था, साहित्य और संस्कृति दर्शन की आदि में भी केंद्र बिंदु था। और इस देश से दूसरे देश अपना शिक्षा पाकर अपना विकास कर रहे थे। इस देश से दूसरा देश वाला शिक्षा पाकर अपना विकास कर रहे थे, लेकिन खुद तरक्की नहीं कर रहा था क्योंकि ये तुर्की का गुलाम बना हुआ था। उस वक्त जो था ये तुर्की का गुलाम बना हुआ था। कौन? यूनान तुर्की का गुलाम बना हुआ था। तुर्की से छुटकारा पाने के लिए विक्टोरिया फ्लाइट नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया और तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया। तुर्की साम्राज्य को क्या मिटाने का प्रयास किया और यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। यूनान क्या था? यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता था और इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो गया। यूनान का जो एक महान कवि था उसका नाम था लॉर्ड बायरन, शहीद हो गया और इस कारण पूरे यूरोप में आक्रोश की लहर छा गई। पूरे यूरोप में क्या हो गया? आक्रोश की लहर छा गई। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। 1827 ईस्वी में लंदन में एक क्या सम्मेलन हुआ जिसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड एक साथ होकर तुर्की का विरोध किया और 1829 में एड्रियानोपुल की संधि यूनान और तुर्की के बीच हुई, जिससे तुर्की की हार हो गई और अंततः जो है 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत
यूनान को आज़ाद कर दिया गया और यूनान का राजा आटो को बना दिया गया। यहाँ पर यूनान कब स्वतंत्र देश बना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया गया। तो ये थे हमारे दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो सारे प्रश्न खत्म हो गए। लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।